नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जो हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारा जो करंट अफेयर चल रहा था, जिसमें जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है और जो संबंधित पीडीएफ है उसे टेलीग्राम चैनल पर है जो भेज दिया गया है। आज हम दिसंबर और फरवरी क्रोनोलॉजी और मूमल में आए हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आरपीसी के द्वारा या एसएससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एज ए सिलेबस के रूप में शामिल किया है, तो उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के। इसरो ने 26 नवंबर 2022 को अपने प्रक्षेपण यान PSLV C-54 का सफल प्रक्षेपण किया है और ये किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है बच्चों? ये केंद्र है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ? आंध्र प्रदेश, पुलिकिट झील के पास में स्थित है। इस प्रक्षेपण यान की सहायता से कुल 9 उपग्रह इसरो के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए हैं, जिनमें भारत के 8 उपग्रह हैं और एक भूटान का उपग्रह है, नैनो उपग्रह। भारत के जो उपग्रह भेजे गए हैं उनमें ओशनसैट यानी ओशियन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करने के लिए, पता लगाने के लिए इसरो के द्वारा एक श्रृंखला शुरू की गई थी। उसी क्रम में एक उपग्रह है जिसका नाम है EOS-06 यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 06 को भेजा गया है और इसे निम्न भू कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। निम्न भू कक्षा का उपयोग विशेष रूप से अनुसंधान के लिए या पृथ्वी से संबंधित विभिन्न प्रयोग करने के लिए, संसाधनों का पता लगाना हो, उनकी मॉनिटरिंग करनी हो, तो उनके लिए जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो इन उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न भू कक्षा में भेजा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र के रंग संबंधी डेटा, समुद्र की सतह के तापमान, पवन सदिश डेटा का निरीक्षण करना है और समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बात करें PSLV को लेकर के, तो PSLV की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1993 में, यानी पहली बार इसरो के द्वारा PSLV का उपयोग 1993 में किया, किंतु सफल नहीं रहा। 1994 में जाकर के ये सफल होता है। आज अगर हम बात करें 12 फरवरी 2023 तक PSLV के कुल मिशन देखें तो जो कुल मिशन हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 56। यानी 1993 से शुरू हुआ PSLV आज की डेट में कुल 26 मिशन कर चुका है, कुल 56 मिशन कर चुका है, जिनमें मात्र 2 मिशन असफल रहे हैं, एक 1993 का और एक 2017 का। यानी ये 2 मिशन सक्सेस नहीं हुए, बाकी 54 मिशन सक्सेस हुए हैं। इसी कारण PSLV को इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है। PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है जिसका विकास इसरो के द्वारा 1200 से 1750 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया है। PSLV 4 चरणों पर आधारित प्रक्षेपण यान है, जिसके पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन, जबकि दूसरे और चौथे चरण में द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसको थ्रस्ट देने के लिए 6 स्टेप ऑन बूस्टर का भी उपयोग किया जाता है। PSLV को लेकर के इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जो अगली न्यूज़ है वो है साउंडिंग रॉकेट को लेकर के। साउंडिंग रॉकेट को लेकर के न्यूज़ ये है कि इसरो के द्वारा
साउंडिंग रॉकेट है RH-200, उसका 200वां सफल परीक्षण किया है, सफल प्रमोशन किया है। देखो, साउंडिंग रॉकेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग है जो वायुमंडलीय अध्ययन करने के लिए, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और साउंडिंग रॉकेट का विकास जो इसरो के द्वारा किया गया है, पहली बार साउंडिंग रॉकेट को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल से लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था नाइक अपाचे। वहीं से ही रॉकेट तकनीक में भारत ने अपना पहला कदम रखा, जबकि सैटेलाइट तकनीक में आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने जो अपना कदम रखा था। साउंडिंग रॉकेट के बारे में अगर बात करें तो साउंडिंग रॉकेट 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। 3 चरण होते हैं इसमें, और तीनों चरणों में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से 300 किलोग्राम के उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, जबकि 500 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को पृथ्वी की निम्न भू कक्षा में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। RH-200 एक प्रकार का साउंडिंग रॉकेट है जिसका 200वां सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और ये कहाँ पर है बच्चों? ये है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में। तो यहाँ से जो इसका सफल परीक्षण किया गया है, कब किया गया था? 23 नवंबर 2022 को। 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में ये सक्षम है। इसमें 3 चरण नहीं है, 2 चरण है। 3 चरण नहीं है, 2 चरण है। 3 चरण तो GSLV में आएंगे। तो इसमें कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। और 2 चरणों में कौन सा ईंधन है? ठोस ईंधन है। ये ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। यह रॉकेट रोहिणी परिवार का है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन से परिवार का है? रोहिणी परिवार का है, जिसका उद्देश्य वायुमंडलीय अध्ययन के लिए किया जाता है। भारतीय साउंडिंग रॉकेटों का इस्तेमाल मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी पर प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो साउंडिंग रॉकेट को लेकर के इतनी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। किसी भी एग्जाम में है जो पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है एक आर्टेमिस मिशन है। और ये आर्टेमिस मिशन जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। देखो, नासा ने एक अपना मिशन शुरू किया था जिसका नाम था अपोलो मिशन। और अपोलो मिशन का मूल उद्देश्य यही था कि चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाए, चंद्रमा पर है जो मानव को भेजा जाए। अपोलो मिशन की शुरुआत के साथ ही पहली बार 1969 में अपोलो 11 मिशन भेजा गया, जिसमें सैटर्न 5 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था, जो विश्व का सबसे भारी प्रक्षेपण यान था कोई ज़माने में। उसी की सहायता से पहली बार 3 व्यक्तियों को चंद्रमा पर भेजा गया, जिनमें एक व्यक्ति थे जो पहली बार चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने अपना कदम रखा। उनका जो नाम था वो नाम था, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति था। यानी पहली बार जिसने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा बज एल्ड्रिन। तो आर्टेमिस मिशन 1969 के बाद फिर दोबारा नासा के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 3 मिशन किए जाएंगे, जिनमें एक मिशन केवल टेस्टिंग का होगा, दूसरा मिशन कुछ यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा करके वापस है जो पृथ्वी पर आएंगे, और तीसरे मिशन के तहत कुछ यात्री जाएंगे जो चंद्रमा की सतह पर उतर करके वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करेंगे। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य यही है कि चंद्रमा की सतह का वातावरण कैसा है, क्या वहाँ पर किसी व्यक्ति को उतारा जा सकता है, क्या वह व्यक्ति वहाँ पर जा करके विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करके पुनः धरती पर सेफली लौट सकता है क्या। इन चीज़ों के अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन की बात करें तो मानव को चंद्रमा की धरती पर उतारना इसका उद्देश्य है। इस मिशन के तहत ओरियन स्पेस शिप का उपयोग किया गया है और स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम रॉकेट की सहायता से, कहाँ से? कनेडी स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर है? फ्लोरिडा, नासा का है। जैसे भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वैसे ही नासा का फ्लोरिडा द्वीप पर स्थित कनेडी स्पेस सेंटर है।
की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है वो स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम रॉकेट है, जबकि विश्व का अगर देखें ना तो वो है फाल्कन 9। विश्व का सबसे भारी सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है वो फाल्कन 9 है, और ये एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स उसका है। और स्पेस एक्स किसकी है? एलन मस्क की। जबकि नासा के पास कौन सा है? नासा के पास है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, और इससे पहले कौन सा था? सैटर्न 5 था, जिसका उपयोग अपोलो मिशन के दौरान किया गया था, और अपोलो 11 के माध्यम से ही पहली बार चंद्रमा की सतह पर कुछ यात्रियों को भेजा गया था। यह मिशन अगर बात करें जो आर्टेमिस मिशन है, यह मिशन मानव मिशन के लिए एक टेस्ट फ्लाइट है, यानी आर्टेमिस 1 जो मिशन लॉन्च किया गया था उसका जो वो क्या है? मानव मिशन के लिए एक टेस्ट फ्लाइट है, जिसका लक्ष्य यह जानना है कि क्या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद के आसपास सही हालत हैं या नहीं। आर्टेमिस 2 में कुछ यात्री चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेंगे और वापस आ जाएंगे। आर्टेमिस 3 में जो नासा का मुख्य मिशन होगा, जिसे वर्ष 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा इस आर्टेमिस 3 मिशन की सहायता से। अगर क्वेश्चन आए कि आर्टेमिस मिशन किसका है, तो नासा का है। आर्टेमिस मिशन का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह के बारे में, वातावरण के बारे में अध्ययन करना, ताकि वहाँ व्यक्तियों को भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता। कितने मिशन किए जाएंगे? 3 मिशन किए जाएंगे, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 क्या करेगा? एक प्रकार का फ्लाइट टेस्ट है, जिसे है जो अभी लॉन्च कर दिया गया है। दूसरा जो होगा आर्टेमिस 2, जिसमें कुछ यात्री चंद्रमा की कक्षा में जाएंगे, सतह पर नहीं जाएंगे, केवल कक्षा में जाएंगे, फिर वापस लौट आएंगे। और आर्टेमिस 3 के तहत कुछ यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अगली न्यूज़ जो आती है वो आती है गेंगा 100। ये गेंगा नहीं है, गेम 100। गेम 100। तो गेम 100 क्या है, ये पूछा जा सकता है। ये ईरान का उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट है। जैसे अपने पास यानी कि इसरो के पास PSL भी है, GSL भी है, उसी तरीके से ईरान ने अपना जो रॉकेट है उसका विकास किया है, प्रक्षेपण यान का विकास किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? गेम 100 रखा गया है। और इसकी सहायता से नाहिद उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। कौन से उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? नाहिद उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। यानी ये ध्यान रखना, एक तो गेम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट, और इसे नाहिद उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, जो दूरसंचार के क्षेत्र में काम में लिया जाएगा। नूरी एक जो मिसाइल थी जो ईरान की थी, तो ये पहले ही चर्चा में था नूरी के बारे में, अपने को ध्यान नहीं रखना। अब रखना है आगे। अगली न्यूज़ है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की खोज करेंगे कौन कौन? इसरो और जापान मिलकर के। देखो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा कहाँ पर मिलेगा? साउथ पोल पर। साउथ पोल पर, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण हमेशा क्या रहता है? अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है। अभी भारत ने चंद्रयान 2 जो भेजा था ना, वो चंद्रयान 2 इसी दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था, और चंद्रयान 3 भी जो जाएगा वो दक्षिणी ध्रुव पर ही जाएगा। तो इस अंधेरे हिस्से की जो खोज की जा रही है, जिसमें जापान इसरो की सहायता कर रहा है, इसमें लैंडर व रोवर का निर्माण इसरो करेगा, जबकि चांद पर लैंड करवाने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो किसके रॉकेट की रहेगी? जापान की रहेगी। यानी जापान ने ये कहा है कि हम चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर जो अंधेरे वाला क्षेत्र है, शैडो रीजन है, उसके बारे में हम खोजबीन करेंगे, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए इसरो ने कहा कि ठीक है, मैं आपको लैंडर और रोवर उपलब्ध कराऊंगा। लैंडर होता है जो रोवर यानी रोबोटिक यान, एक प्रकार का रोबोट होता है जिसको ले जाने के लिए काम में लाया जाता है। लेकिन इनको चंद्रमा की सतह पर उतरवाने की जो जिम्मेदारी रहेगी, लैंड करवाने की जो जिम्मेदारी रहेगी, वो किसकी रहेगी? जापानी रॉकेट की रहेगी। आगे बात करते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ है, देखो विक्रम एस के बारे में बात करें तो यह देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है। देखो भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत कम रही है। अब जाकर के भूमिका बढ़ रही है। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर है जो स्पेस एक्स कंपनी है, या फिर अन्य जो कंपनियां हैं जो स्पेस के सेक्टर में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, तो भारत में भी स्पेस टेक्नोलॉजी में निजी क्षेत्र उभर करके आ रहा है। उसी निजी क्षेत्र में अगर बात करें, एक प्राइवेट जो कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, यह हैदराबाद में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस। उसके द्वारा
पहला प्राइवेट रॉकेट का विकास किया है, जिसका नाम क्या है, विक्रम एस रखा गया है। जैसे PSLV GSLV का विकास इसरो ने किया है, उसी तरीके से एक प्राइवेट रॉकेट है जिसका नाम विक्रम एस रखा गया है। और विक्रम एस का विकास किसने किया है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया गया है। इसका वजन कितना है, 500 से 550 किलोग्राम इसका वजन है। और इसको अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें खास बात यह है कि इसमें आम ईंधन के स्थान पर किसका उपयोग किया गया है, LNG लिक्विड नेचुरल गैस का उपयोग किया गया है। और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में इसमें उपयोग में लिया जाता है। यानी ईंधन के रूप में तो है LNG, जबकि ऑक्सीडाइजर के रूप में है लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और इस मिशन का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, प्रारंभ रखा गया है। तो ध्यान रखना है कि भारत की जो अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में काम करने वाली प्राइवेट कंपनी कौन सी है, स्काई रूट एरोस्पेस है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और इसके द्वारा देश का पहला प्राइवेट रॉकेट तैयार किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, विक्रम एस रखा गया है। और इस मिशन को नाम क्या दिया गया है, प्रारंभ दिया गया है। और विक्रम एस की बात करें तो यह दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स लगे हैं, जिनका काम स्पिन कैपेबिलिटी को संभालना है। यानी जिस तरीके से अगर प्रक्षेपणयान एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उस दौरान जो स्पिन होता है उसको क्या करना है, संभालने का जो कार्य किया जाता है। तो इस तरीके का जो लॉन्चिंग व्हीकल जो बनाया है, तो विक्रम एस पहला ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल है जो इस तरीके का काम करेगा, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अगली जो न्यूज़ है वो है चाइना से रिलेटेड है। चाइना अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और इसी दिशा में चाइना के द्वारा तियांगोंग जो आखिरी मॉड्यूल है चीनी स्पेस स्टेशन का, उसे लॉन्च किया है। और उससे नाम जो दिया गया है, मेंगटियन, क्या नाम दिया गया है, मेंगटियन नाम दिया गया है, जो आखिरी मॉड्यूल है। इसका जो तियांगोंग का जो लैब मॉड्यूल है उसका नाम वेटियन है, जिसे 2022 में लॉन्च कर दिया गया था। मेंगटियन के बारे में बात करें तो इसे वेनचांग लॉन्च सेंटर से भेजा गया था। और लॉन्ग मार्च 5B4Y जो कैरियर रॉकेट है उसकी सहायता से भेजा गया है। और यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वर्क स्टेशन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, यानी कि कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो तियांगोंग चीन का एक प्रकार का स्पेस स्टेशन है, जिसका जो आखिरी मॉड्यूल है मेंगटियन, उसे लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले लैब मॉड्यूल, जिसमें लैब से संबंधित कार्य किए जाएंगे, वेरिटियन, और मेंगटियन में क्या हो जाएगा, यानी वर्क स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। अभी बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर की। अग्नि 3 मिसाइल का 23 नवंबर 2022 को सफल परीक्षण किया गया था। यह भारत की इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से जो सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 के बारे में बात करें तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, 3500 किलोमीटर है। कितनी है, 3500 किलोमीटर है। ये कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसमें कैसा फ्यूल आता है, सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। इसे इसके द्वारा विकास किया गया है, DRDO के द्वारा इसको विकास किया गया है। अग्नि के अगर संस्करणों की बात करें तो अभी कुल 5 संस्करण हैं जो विकसित हो चुके हैं, उसी में अग्नि 3 भी है जो काम कर रही है। आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ जो है, अब बात करते हैं फरवरी के करंट अफेयर की। अभी हम बात कर रहे थे दिसंबर के की, अब फरवरी करंट अफेयर की बात करें, जो क्रोनोलॉजी और न्यूज़पेपर में या जो डेली रूटीन पर जो करंट अफेयर था उसके आधार पर जो हमने तैयार किया है, उसी को लेकर के जो बात करते हैं जो यूरोपीय यूनियन है, उसके द्वारा अपने पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है। और कहाँ पर, आर्कटिक स्वीडन कहाँ पर है, किरुना में। यानी आर्कटिक स्वीडन जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी काम करती है यूरोपीय यूनियन के लिए, जिसका पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और ये कहाँ पर स्थित है, स्वीडन के किरुना में स्थित है। और यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं, 27 देशों का समूह है, स्वीडन भी इसमें शामिल है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्कटिक स्वीडन क्या है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है किसका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी किसकी एजेंसी है, यूरोपीय यूनियन की है। कितने देश काम करते हैं उसमें, 27 देश आते हैं। आगे बात करते हैं, अगली जो न्यूज़ है नासा की और जाक्सा दोनों की न्यूज़ है।
नासा यानी अमेरिका, जाक्सा यानी जापान, ये दोनों मिलकर के अभी जो काम करेंगी वो काम करेंगी किसको लेकर के, जियो टेल मिशन को लेकर के जो काम कर रही हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि भाई अगली न्यूज़ की बात कर रहे थे, नासा और जाक्सा दोनों मिलकर के जो जियोटेल मिशन जो उनका था, उनका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कब? 19 जनवरी 2023 को। उसका कारण क्या था कि अंतरिक्ष यान पर काम करने वाला एकमात्र डेटा रिकॉर्डर खराब हो गया था। यानी इसमें जो डेटा रिकॉर्डर था वो खराब होने के कारण जो जियोटेल मिशन था, जो नासा और जाक्सा ने मिलकर के शुरू किया था, वो मिशन है जो अब समाप्त हो चुका है। और इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 24 जुलाई 1992 को लॉन्च किया गया था। मिशन ने चंद्रमा के वातावरण में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम की पहचान की है, उनके बारे में पता लगाया है। इसके अलावा जो पृथ्वी का सुरक्षात्मक चुंबकीय बुलबुला की जांच करना भी था, जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय जो मैग्नेटिक जो लेयर पाई जाती है, उस मैग्नेटिक लेयर को लेकर के भी है जो विभिन्न प्रकार के परीक्षण करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन जो डेटा रिकॉर्डर जो इसमें लगा हुआ था वो ख़राब हो गया। अब डेटा रिकॉर्डर ख़राब हो गया तो डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, जिसके कारण इस मिशन को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आया कि जियोटेल मिशन जो अभी हाल ही में समाप्त किया है, ये किस किस एजेंसी का था? तो नासा और जाक्सा, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। आगे बात करते हैं, अगली न्यूज़ है, अभी हाल ही में एक नया जो ग्रह खोजा गया है जिसको नाम दिया गया है TOI 700E। अंतरिक्ष में खोजा गया ये नया ग्रह है, पृथ्वी के आकार का है, यानी इसका आकार कैसा है, पृथ्वी के जैसा है। और किसके द्वारा खोजा गया है? नासा के द्वारा। ये एक चट्टानी ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी का 95% है। 2020 में जो खोजा गया था उसको TOI 700D नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन आए कि हाल ही में चर्चा में रहा TOI 700E क्या है? तो नासा के द्वारा खोजा गया नया उपग्रह है। या फिर TOI 700D क्या है? तो नासा के द्वारा खोजा गया नया उपग्रह है। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से इसको क्या किया गया है? खोजा गया है। आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर के एक MOU किया है। और MOU कब किया गया था? 5 जनवरी 2023 को किया गया था। जिसका मूल उद्देश्य क्या है? देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप्स को मजबूत करना था। यानी इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, स्टार्टअप्स की जो कल्चर है ना, उसमें जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसरो नए अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप को पहचानने का काम करेगा, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म पर लाएगा। तो अभी क्वेश्चन आए कि भाई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अभी इसरो ने किसके साथ मिलकर के MOU किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर के MOU किया है। आगे बात करते हैं, अगली जो न्यूज़ है डिफेंस से रिलेटेड है। अभी INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट 75 जो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है उसमें बता भी रखा है, तो वहाँ जा कर के इसके बारे में और भी देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत ही INS वागीर को फ्रांस की सहायता से तैयार किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जिसे सेंट शार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये 37 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जो मूव करती है, 350 मीटर की गहराई में जाकर के ये अटैक कर सकती है। इसकी ये रडार से बचने में भी क्या है, सक्षम है और माइंस को बिछाने का भी ये काम करती है। गश्ती पोत है जिसका नाम है कमला देवी। क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में चर्चा में रहा कमला देवी क्या है? तो एक प्रकार का गश्ती पोत है जिसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किस में शामिल किया गया है? कोस्ट गार्ड में। देखो, भारतीय तटों की रक्षा करने की जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड को भी दी गई है और कोस्ट गार्ड के लिए जो विभिन्न जो गश्ती पोत हैं उनका विकास किया जा रहा है और उनमें से 5 गश्ती पोतों का जो विकास किया है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसमें जो 5वां जो गश्ती जहाज है उसका नाम है कमला देवी। क्या नाम है? कमला देवी है। कमला देवी कौन थी? एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनके नाम पर ही क्या रखा गया है, इस जहाज का नाम कमला देवी रखा गया है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अगली जो न्यूज़ आती है, एक जहाज़ था जो चर्चा में था, MV, एक जहाज है जो चर्चा में था, उसका नाम क्या है? MV मालिसा। क्या नाम है? MV मालिसा। ये एक प्रकार का क्या है? यात्री जहाज है। एक प्रकार का क्या है? यात्री जहाज। और इस यात्री जहाज को जो विकसित किया है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है?
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह दक्षिणी अमेरिका के देश गुयाना के लिए विकसित किया गया है। ये ध्यान रखना कि पहली बार है ना वो भारत की किसी शिप बिल्डर्स कंपनी के द्वारा एक जहाज़ का निर्माण किया गया है, एक यात्री जहाज़ का निर्माण किया गया है जो किसी अन्य देश का होगा। यानी ये देख लो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत के जो PSU है वो धीरे धीरे प्रगति करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में, उसके द्वारा एक यात्री जहाज है MV मालिसा, उसका निर्माण किया है। देश के किसी भी शिपयार्ड के द्वारा किसी दक्षिणी अमेरिकी देश के लिए बनाया गया और निर्यात किया गया यह पहला जहाज है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अगली न्यूज़ जो आती है वो आती है पृथ्वी 2 का भी सफल परीक्षण किया गया है। तो पृथ्वी 2 जो मिसाइल है उसका 10 जनवरी 2023 को चांदीपुर उड़ीसा में भी कहाँ से इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, आगे बात करें, इसका विकास DRDO ने किया है। किसके तहत? IGMDP कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है और DRDO के द्वारा निर्मित ये पहली मिसाइल है। अगर क्वेश्चन आए कि DRDO के द्वारा निर्मित पहली मिसाइल कौन सी है तो पहली मिसाइल है पृथ्वी 2। कौन सी हो जाएगी? पृथ्वी 2 हो जाएगी, ये याद रखना है। फिर अगला आता है AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। देखो अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने लिया था ना वो कहाँ से लिया था? USA से। और इस अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के ही टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने पहला फ्यूजलेज हवाई जहाज का ढांचा डिलीवर किया है। यानी इसका जो ढांचा है ना वो क्या किया है? डिलीवर किया है। और ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। न्यूज़ यही है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ना ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका से। और इसका ढांचा किसके द्वारा भी डिलीवर किया गया है? वो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। यानी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर है ना उसका विकास भारत में भी किया जा सके तो उसके लिए है जो ये काम चल रहा है। फिर बात करते हैं आगे, हेलिना जो चर्चा में थे भी। हेलिना जो है ना ये क्या है? ये है जो एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी इसको बोल सकते हो एंटी टैंक मिसाइल जो थी उस नाग का हेलीकॉप्टर संस्करण है। उसका क्या है? हेलीकॉप्टर संस्करण है। इसे ध्रुव हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में इसको लगाया जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो रक्षा खरीद परिषद ने इस हेलिना के खरीदने के लिए 4276 करोड़ की लागत के प्रस्तावों को क्या दिए? मंजूरी दी है। तो हेलिना को लेकर के इतनी बात है जो याद रखनी है कि हेलिना जो है एक प्रकार की जो हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसकी सहायता से है जो किसी भी टैंक को नष्ट किया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें ध्रुवास्त्र, इस ध्रुवास्त्र का उपयोग कौन करेगी? एयरफोर्स। ये भी क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। हेलिना भी एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है जिसे ध्रुव हेलीकॉप्टर लगाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग कौन करेगी? थल सेना। इसका उपयोग कौन करेगी? थल सेना करेगी। तो हेलिना और ध्रुवास्त्र जो एयरफोर्स के लिए। इसी तरीके से जैसे संत मिसाइल है, संत मिसाइल भी क्या है? एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है। नामिका क्या होती है? नामिका होती है नाग मिसाइल कैरियर। नाग मिसाइलों को ले जाने के लिए एक प्रकार का बॉक्स होता है। तो हेलिना याद रखना है, ध्रुवास्त्र याद रखना है, नामिका याद रखना है, नाग मिसाइल याद रखना है, संत मिसाइल याद रखना है। और हेलिना, नाग, ध्रुवास्त्र इनकी मारक क्षमता कितनी होती है? 7 किलोमीटर। स्ट्राइक रेंज कितनी होती है? 7 किलोमीटर होती है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। लास्ट न्यूज़ देखें तो लास्ट न्यूज़ ये है कि पहली इंट्रानोजल वैक्सीन को अभी लॉन्च किया गया है। अभी कोविड के कारण है जो विभिन्न प्रकार की जो वैक्सीन है उनका निर्माण किया जा रहा है। तो एक वैक्सीन ऐसी भी है जिसे नाक जो हमारी नोइज होती है ना उस नोइज में बूंदों के माध्यम से डाला जाएगा जो कोरोना का क्या करेगी? इलाज करेगी। तो ये देश में पहली बार नाक से दी जाने वाली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इनकोवैक नाम रखा गया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका पहले नाम क्या था? BBV-154 इसका नाम रखा गया था। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। जनवरी, फरवरी और दिसंबर तीनों महीनों का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। फिर बात करेंगे, अगला कोई नया टॉपिक लेकर के दोबारा फिर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।